मेरे साथ हैं मिस्टर मनोज टंडा सर। हमारे पास जो कैप्सूल था वो था ऑपरेशन ऑन सेल्स। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो, और मोस्टली बच्चों को इजीली समझ में भी आ जाता है, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म तक मतलब आपकी मेमोरी में डीपली वो कैसे जाएगा वो ही आज हमारी कोशिश होगी। तो हमारे पास जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो यही हैं कि छात्राएं समुच्चयों के सम्मिलन यानी यूनियन तथा सहनिष्ठ की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं और संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। छात्राएं समुच्चय के पूरक कॉम्प्लीमेंट को की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं और संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। छात्राएं समुच्चयों के अंतर डिफरेंस की अवधारणा को संबंधित स्पष्ट करते हैं एवं संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो जैसे कि ये हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, तो इससे पहले आपका जो पूर्व ज्ञान है तो इतना बच्चों को पढ़ा चुके होते हैं कि उन्हें किसका समुच्चय का ज्ञान होता है, उन्हें सभी प्रकार के संख्याओं का, जैसे आपका होल नंबर है, नेचुरल नंबर है और आपके बाकी जो नंबर्स हैं उन सबका ज्ञान होता है, और वो साथ ही चर और अचर की अवधारणा से भी क्या होते हैं, परिचित होते हैं। हमारी जो संभावित त्रुटियां हैं वो ये है कि छात्रों को सम्मिलन तथा समनिष्ठ की अवधारणा तथा संबंधित प्रश्नों को हल करने में समस्या आती है। मीन्स जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इन्हीं चीज़ों को उनको हल करने में और समझने में, उनकी अवधारणा को समझने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो हम सीधे अभी आगे बढ़ते हैं कि अब हम इनको किस तरह से, जो हमारा मेन पॉइंट है कि हमने कैप्सूल में किस तरह से यूज़ करना है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है कि ये उनको समझ भी आए। और जो सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रॉब्लम लगती है कि वो उनकी डीप मेमोरी में, जैसे होता है ना कि हम किसी चीज़ से मिल जाते हैं कि हेलो आपसे मिलकर खुशी हुई, और एक होता है कि वो चीज़ हमें लंबे टाइम तक, कोई 1-2 साल बाद भी बोले तो हमें एकदम से याद रहता है। तो उनकी डीप मेमोरी में वो कॉन्सेप्ट कैसे जाएगा, इसके लिए हम किस तरह से यूज़ करेंगे वही सब हमको देखना है। तो सबसे पहले मुझे सर की शायद राणा सर थे, डोभाल जी थे, कल उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि डिफरेंस मीन्स, किसने बोला, कत्ल कर दो कि टुकड़े पे बिल्कुल बांट दो। तो जब तक हम गणितीय अवधारणाओं को अपनी व्यवहारिक चीजों से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो हमारी डीप मेमोरी में नहीं जाएगी। तो सबसे पहले हम उनको क्या करेंगे, साइन, सिर्फ साइन का इंफॉर्मेशन देंगे कि यूनियन ऑफ सेट किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ यूनियन ऑफ सेट्स यू, मतलब बच्चों यू के शेप को आप यूनियन ऑफ सेट करते हैं और इसी को व्यवहारिक गणित से जोड़ दीजिए। बिल्कुल व्यवहार में बेटा यूनियन को वैसे बोलते क्या हो, तो बच्चा नॉर्मली बोल देगा कि वो क्या, यूनियन का मतलब होता है संघ। तो बस मैथ्स में भी आपको संघ ही बनाना है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हम सबसे पहले से सिंबल से परिचित कराएंगे कि बच्चों ये इंटरसेक्शन, यू को उल्टा कर दो, आपका इंटरसेक्शन का साइन है। इसको सिंबल की अवधारणा से वो स्पष्ट हो गया। अब उसे इंटरसेक्शन को अगर हम बोलेंगे कि बेटा ये यूनियन को बोलेंगे ये सम्मिलन है, ये सर्वनिष्ठ है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसे बोलेंगे कि इंटरसेक्शन मीन्स एक नॉर्मल सा टर्म दे देंगे, कॉमन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, बस हो गया, खत्म। वो काफी कुछ उसके दिमाग में क्लियर आ जाएगा। फिर आएगा डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो उसमें भी आप लिख सकते हैं कि सेट से क्या मालूम है, आप कहेंगे कोई सेट ए है, उसमें से बी को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सिंपल जैसे करते हैं मैथ्स में, इसी तरह से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, वो आपका a माइनस बी हो गया। इसमें हम पाते हैं पहले इन्हीं तीन को कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। अब यूनियन, अब आप यहाँ पे अपने कुछ एग्जाम्पल, पहले तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे 2 4 जो उसने लिया है वही ले लेंगे। 1 2 1 2 3 4 नहीं सर, ऊपर वाला भी है 2, अच्छा वो नीचे वाला भी ये है, सॉरी तो उसका डिस्कस करो तो हमारे पास चार्ट के नीचे बीच में मैंने तो यहाँ से ले लिया एंड b इज इक्वल टू, मैंने ले लिया सिर्फ 2 और 4। अब सबसे पहले 2 4 और कुछ एक नंबर और लेना पड़ेगा हमें 7, तभी ये क्लियर हो पाएगा। आप आएंगे पहले A यूनियन B पर। जैसे मेरी अवधारणा है कि बच्चों इन दोनों का मीनिंग क्या हुआ, इसके इन दोनों का संघ, इन यूनियन मीन्स इन दोनों का संघ। तो संघ कैसे बनाएंगे आप, A और B के पूरे एलिमेंट्स ले लीजिए 1 2 3 4 5
ऑलरेडी आपके ए सेट में है बच्चों। अभी बी में 2 और 4 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। कौन नहीं आया है? सिर्फ 7 नहीं आया, आपने इसमें 7 लिख दिया। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सिंपल एग्जाम्पल जैसे देना है वो तो देंगे। आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन के लिए मैंने कॉमन शब्द यूज किया था। इन दोनों में कॉमन क्या है? आपने कहा 2 और 4 दोनों में है, आपने 2 और 4 कॉमन ले लिया। इसके अलावा ये तो एग्जाम्पल देखिए, आप क्वेश्चन और एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम उनको इसको व्यवहारिक रूप से भी जोड़ेंगे। व्यवहारिक में आप कहेंगे कि बच्चों आपकी फर्स्ट ईयर क्लास में मैथ्स कितने बच्चों की है? बच्चे बता देंगे कि मैडम ऐसे इसकी मैथ्स है। आपने कहा अच्छा बायोलॉजी किस किस की है? आपने कहा बायोलॉजी इसकी है। बच्चों आपने मैथ्स और बायो दोनों स्टूडेंट्स को अगर यूनियन बना दी, कौन सी क्लास बन गई? उन्होंने कहा फर्स्ट ईयर की क्लास बन गई। तो एक फिनोमेना और चला गया उनका, हमने उनको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ दिया। उसके बाद और डीप में आप वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम में आप सेट ए अलग बनाएंगे। सेट ए में सिर्फ ए के एलिमेंट्स लेंगे 1 2 3 4 5। बी में ये सेट आपका ए हो गया, इधर आपका सेट बी हो गया। बी में आप 2 4 और 7 लेंगे। अब उनसे कहेंगे कि बेटा जो ए सेट है और बी सेट है दोनों के यूनियन में यहाँ पे अपने एलिमेंट्स भरिए। तो वो कहीं पे भी आपके 1 2 3 4 5 6 7 दिखा देंगे, जितने एलिमेंट्स इसमें यूनियन में दिखाया है वो दिखा देंगे। लेकिन उसका प्रॉपर जो तरीका होगा वो और अब इस इंटरसेक्शन में आपको और क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, आपने 1 2 3 4 5 तो ठीक है, और ये 2 4 7 बेटा दोनों में कॉमन कहाँ पे है? तो वो कहेंगे जो पार्ट जो पोर्शन दोनों में इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है वो कॉमन कहाँ पे है? तो वो कहेंगे मैडम ये वाला एरिया आपका कॉमन एरिया, ये ए की भी रिंग है और बी का भी पार्ट है, बी का भी एरिया है। तो यहाँ पे आप उनको बोल सकते हैं कि बेटा जो आपके इसमें कॉमन जो आए थे जिसको आप इंटरसेक्शन बोल रहे थे वो आप यहाँ पे लिखिए। तो उनको एक वेन डायग्राम में भी डीप मेमोरी में चला जाएगा कि 2 और 4 जो कॉमन चीज है वो कॉमन एरिया में ही आपने दिखाना है। अब इसके अलावा उनको कहीं जो एलिमेंट्स बच रहे हैं जैसे 1 3 5 आप यहाँ पे 1 3 5 यहाँ पे, और बी में कौन बच रहा है? केवल 7 बच रहा है, 7 यहाँ पे। इस तरह से ये क्लियर हो गया। अब थर्ड फिनोमिना जो आपका आएगा ये तो आप अच्छा इंटरसेक्शन में भी आप कुछ क्वेश्चन इंटरसेक्शन भी आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने और सर लोगों ने हमारे ग्रुप में हमने क्या किया था कि सब्जेक्ट लिए उनके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स आर्ट साइड और साइंस साइड। तो साइंस साइड में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। आर्ट साइड में क्या होता है? हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस और एक ज्योग्राफी। तो अच्छा इनमें यूनियन बनाएंगे फर्स्ट ईयर के टोटल सब्जेक्ट की, तो बच्चे आसानी से जवाब दे देंगे कि फर्स्ट ईयर में टोटल सब्जेक्ट आर्ट साइड और साइंस साइड। तो आप यूनियन में बोल देंगे कि आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद वो यूनियन में शुरू हो जाएंगे आपका सिविक्स, ज्योग्राफी। इस तरह से वो आर्ट साइड के सब्जेक्ट में बोल देंगे। जहाँ इंटरसेक्शन की बात आएगी तो उसमें कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे? इंटरसेक्शन में आपके सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आपके कॉमन इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो हमने उनको व्यवहारिक से जोड़ दिया तो उनका थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट में चला जाता है, उनको बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद हम आएंगे a माइनस बी पे। a माइनस बी आप कहेंगे कि आपने जिस तरह से सब्सट्रैक्शन किया है, सब्सट्रैक्शन में आप क्या करते हैं? अगर 6 माइनस 4 करते हैं तो आप 6 में से 4 को हटा देते हैं, सिर्फ 2 लेफ्ट होता है, आप 2 लिख देते हैं। ठीक, किसी तरीके से a माइनस बी में से यहाँ से कौन बचा? 2 और 4 हटा दिया, क्या बच गया? 1 3 5 1 3 5 बच गया। तो आपका a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 3 5। जो आप वेन डायग्राम में भी आपने शो किया है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो बच्चों को ये एक्टिविटी दे सकते हैं, बनवा के उनको ये एक्टिविटी करने को दे सकते हैं कि अब यहाँ पे एलिमेंट होंगे तो वो भरेंगे यहाँ पे 1 3 5। उनका a माइनस बी भी आपका क्लियर हो जाएगा।
डेस्क ए डेस्क। अब इसके लिए आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्स की जरूरत होगी। पहले आपको उनको यूनिवर्स से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो यूनिवर्स के लिए आप फिर से व्यवहारिक में चले जाइए कि बच्चों फर्स्ट ईयर की क्लास के लिए आपका यूनिवर्स यानी उससे बहुत बड़ा सेट, जिसमें फर्स्ट ईयर की क्लास भी आ गई, 9th की भी आ गई, 8th की भी आ गई, वो क्या होगा? बच्चे खुद जवाब देंगे स्कूल। तो हर एक सेट के लिए कोई यूनिवर्स आपको मानना पड़ेगा या होता है, ये आपने उनको व्यवहारिक गणित में बता दिया। अब इसमें भी आप यूनिवर्स में मैंने एक छोटा सेट लिया है कि 1 से लेके 20 तक की जितने नंबर्स हैं वो किसमें है, मैंने छोटा सेट लिया समझाने के लिए कि वो आपका यू को डिनोट करता है, ठीक है, यूनिवर्स को डिनोट करता है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट में आप इस यू में से ए के अवयव हटा दो। अब उनको ये वर्क दे देंगे कि यू में से ए के अवयव हटा दीजिए। कौन हट गया? 1 2 3 4 5 हट गया। क्या बच गया? 6 7 8 और कहाँ तक? 20 तक। तो आप कहेंगे कि बच्चों ये आपका क्या हो गया? अगर ये वाला सेट ए है, कौन सा वाला सेट? ये वाला सेट ए है, तो बाकी जो शेडेड पोर्शन है वो क्या दिखा रहा है? इस तरह से व्यवहारिक तरीके से पढ़ाने का एक तरीका था। इसके अलावा मैंने कुछ वो भी करा, प्रयोग भी करा कि जो हम यहाँ से सीख के गए हैं कम से कम उसका यूज जरूर करें। तो आप प्लीज अपने अपने मल्टीमीटर खोल लीजिए। मैं देखती हूँ ये प्रयोग जो है कितना होता है। 1 4 अच्छा ओके हाँ लिखिए 9 7 5 1 4 1। ये आप इस पे अपना अगर खोलेंगे तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। जैसे अगर आप कोड ये वाला डालेंगे 9 7 5 1 4 1 डाले आप लोगों ने? Under process. अंडर प्रोसेस। Yes. Although the network is very slow, Yes, but continuously will happen. हाँ जी, आप उस पर वोट कर दीजिए। वोट कर दिया। अब देखिए ये इस तरह से जिसका खुल गया इस तरह से आपका ग्राफ भी शो होगा। और अगर मैक्सिमम बच्चों को अगर आंसर सही है तो वहाँ पे आपका ग्राफ हाँ नहीं पहले मैं आप ये देखेंगे, आप सिर्फ अपना आंकलन करेंगे। हाँ कुछ लोगों ने गलत भी दे दिया, ग्रीन भी इंडिकेट हो रहा है। ये कुछ लोगों ने ब्लू किया है, तो ये पता चला है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को समझ आ गया क्योंकि इसका ग्राफ ऊपर है। तो आपको एक अचीवमेंट तुरंत मिल जाएगा, आपकी उपलब्धि हो जाएगी कि हाँ इतने बच्चों को हम इसको मतलब मैंने यहाँ से सीखा और इसको यूज भी कर लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यही चीज़ है। इसके लास्ट में हमारे पास कुछ और जो विधियाँ हैं वो है चर्चा पर चर्चा अभ्यास द्वारा। नॉर्मली हम सबको मालूम है, मैंने जो संदर्भ लिया वो तो NCERT तो लिया ही है, साथ में जो मैं मेन चीज़ जो यहाँ से सीख के गई हूँ हमारे MD सर लोगों ने जो हमें वो सिखाया, क्या अपडेट होना सिखाया और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो जोड़ा है वो बहुत अच्छा रहा। तो वही चीज़ मैंने इसमें यूज़ करी है और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी जो है इस तरह के क्वेश्चंस बना के बच्चों से वो करूँ, इंटरेक्ट करूँ। संबोध सार जो आपका है वो आपको मालूम ही है क्या होता है, ए यूनियन बी क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, ए माइनस बी का अर्थ और ए कॉम्प्लीमेंट, ये सब हमारा संबोध सार में है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सभी लोगों को मैं राधेश्याम डवाल मैथ्स ग्रुप 04 से प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ और ये सभी के सहयोग से बना हुआ है। हमारा प्रकरण है वो है द्विपद प्रमेय, वाइनेमर थ्योरम। तो मैं ये कक्षा में से पढ़ाता हूँ तो बच्चों को सबसे पहले तो पूछता हूँ कि कोई दो पद बताइए। यदि बच्चा ए और बी बताता है तो वहाँ पे ये लागू नहीं हो सकता। हम कहेंगे कि a प्लस बी ऑब्लिक a माइनस बी कहेंगे। यदि बच्चा a प्लस बी कहता है तो ठीक है, या a माइनस बी कहता है तो ठीक है। तो हमने सिर्फ a प्लस बी के लिए यहाँ पे बताया अभी जो आपके सामने आ रहा है। तो इसमें थोड़ा बहुत ये है कि आप लोग देखते हैं आज की डेट में कक्षा 7th में, शायद उससे नीचे है या नहीं है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो आ जाता है, लेकिन बच्चा वहाँ पे सूत्र याद करता है। और आज आप भी जब भी कहीं 7th 8th या 9th में जाते हैं बच्चे को उठा देते हैं कि फटाफट जरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बता। अब बच्चा याद है नहीं है उल्टा सीधा बता देते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें सुधार कैसे करें? क्योंकि हम जिसे पढ़ा रहे हैं ये है 11th लेवल में, कक्षा 11 में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या बच्चे को आता या नहीं?
तो सर सबसे पहले मैं एक चीज पे जाऊंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जाने से पहले जो कक्षा 11 में उल्लेख किया गया है द्विपद पर में, वही कार्य योजना का जो विस्तृत रूप है उसमें यह है कि a प्लस बी की घात 0, तो यहाँ पे 1 यानी कि किसी राशि की घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होगा। ये सब लोग जानते हैं, x की घात 0, m की घात 0 या z की पावर 0 तो उसका मान 1 होगा। उस बेस में a प्लस b की घात 0 तो उसका मान 1 हो गया। यहाँ पे बगल में लिखा हो सकता, पीछे ना दिखा दे रहा हो 4 में, यानी कि इसमें जब हम a प्लस b का विस्तार करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, तो उसमें मतलब पद आएंगे, हमें ये देखना है। तो यहाँ पे लिखा हो एक पद आएगा, फिर जब हम a प्लस b की होल पावर 1 करेंगे तो एक घात का मतलब कि सिर्फ a प्लस b आएगा, इसमें 2 पद हो जाएंगे, 1 2। जब आप a प्लस b का होल स्क्वायर खोलते हैं तो चाहो तो आप बच्चों को प्रैक्टिकली a प्लस b इंटू a प्लस b बच्चों को इसका गुणा करके अलग निकालेंगे, तो बच्चे गुणा करके निकालेंगे। अगर इस हाथ से जब उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर निकलेगा। तो हम बच्चों को कह सकते हैं कि बेटा इसे याद भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे गुणा करके निकाल सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो दोनों ही स्थितियों में आपके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप लोग बच्चे क्या बताएंगे कि यदि a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे पास है तो इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं? 3, 1 2 3। नेक्स्ट आप लोग जो है a प्लस b का होल क्यूब। अब हम बच्चे को कहेंगे यस सर आप लोग इसमें देखेंगे, मैं आगे a प्लस बी का होल क्यूब। अब बच्चे को हम अलग से भी समझा सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा कक्षा 11 में पहुंच गया, यहाँ तक कि हम मतलब अगर वो 9th में भी है तो उसे गुणा करना आ जाता है, नहीं है तो हमारा प्रयास होगा हम सिखाएं उसे। तो मुझे बच्चे कहते हैं कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चे ने यदि बच्चे को ये सूत्र पर आता है तो उसे यहाँ लिखेगा, इसका गुणा करके निकालेगा। अब उसे ये दिख जाएगा कि मतलब गुणा करके जो ये आया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसमें बच्चे को पूछेंगे कि पद कितने आ गए, तो बच्चा देखेगा 1 2 3 4। तो उसको ये भी बताएंगे कि जितनी इसकी घात है बाहर, a प्लस b की जो घात है जितनी है, अगर 3 घात है तो उसमें एक पद और ज्यादा आएगा, 2 घात है तो उसमें एक पद और ज्यादा आएगा जो कि 3, यानी कि जितनी घात है उससे एक ज्यादा। अब आगे चलते हुए हम बच्चे कहेंगे कि इसी प्रकार बच्चा a प्लस बी का होल 4 उसका विस्तार हो सकता है, या a प्लस बी का होल 5 और सो ऑन। इसी प्रकार क्लास चलेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास 11th क्लास में जो फॉर्मूला आता है वो a प्लस बी की होल पावर n। n का मतलब हम कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव जो हमारे पावर है उसके लिए यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। फिर दूसरे ढंग से इसके फॉर्मूले आते हैं जो मैंने यहाँ उल्लेख नहीं किया, तो मैं समय जो है पॉजिटिव पावर के लिए चल रहा हूँ। तो a प्लस बी की जो होल पावर n है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बच्चों को ये बताना है कि जो यहाँ पे n दिखाई दे रहा है, n का मान कितना है। जैसे एग्जाम्पल पे वापस आ जाएंगे, यहाँ पे 2 घात है तो जो पहला पद होगा उसकी घात उतनी ही चली जाएगी a स्क्वायर। अगर 2 घात है तो पहले पद की घात 2 ही आएगी, और जो लास्ट पद जाएगा यहाँ पर उसकी घात भी 2 ही रहेगी। अब बीच के जो पद है वो सूत्र के हिसाब से तो इस टाइप से आते हैं कि a प्लस बी की होल पावर n, तो यहाँ पे a की पावर n पहले आता है सर n c0, a की पावर n माइनस 0 और b की पावर 0। फिर आता है n c1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1। फिर n c प्लस n c2, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2 प्लस सो ऑन। और लास्ट में आपको जब लिखेंगे यहाँ सिर्फ b की प्लस b की पावर n लिखा हुआ, यहाँ पे भी आपका जो आएगा n cn, a की पावर n माइनस n और b की पावर n। तो सर इसके लिए जो बच्चे को थोड़ा सा हो सकता है बच्चा बार बार सूत्र यहाँ पे खोलने में दिक्कत करे, तो इसके लिए कुछ कॉन्स्टेंट लिखे ऊपर, जिसके लिए बिल्कुल पास कर नियम। अगर बच्चा इसे देखता है तो यहाँ बच्चे को काफी सुविधा हो जाएगी।
एक बार करें सर, फिर आप इधर देखेंगे इसमें कुछ नीचे भी दिखा रखा है कि NC0 = NCN = 1, यानी कि बच्चे को जो आपके पीछे संचय का जो फॉर्मूला है NCR = (N)(R)(N)(R), इसकी जानकारी होनी जरूरी है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, तो जो त्रिभुज पास्कल नियम है, तो इसमें बच्चे को समझाएंगे कि जैसे सबसे टॉप में आप 1 लिखेंगे, फिर उसके लेफ्ट में 1, फिर राइट में 1, नीचे चलते रहेंगे, फिर ये लेफ्ट इधर आ गया। अब आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे जो बच्चे को समझाना है कि जैसे आप हमारे पास फर्स्ट रो के बाद ये तो इधर आ गया, फिर ये ऐसे राइट में चला गया। अब अगले जो थर्ड स्टेप है वो क्या होगा कि बच्चे को आप समझाएंगे कि ये तो यहाँ आ गया और ये आपका इधर चला गया, लेकिन इन्हें दोनों का 1 और 1 2 इनके सेंटर में लिख दिया जाएगा। तो ये शो क्या करेगा, आप लोग देखेंगे जो a + b की घात 0 है, उसमें एक टर्म्स जो आपके यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ भी निकला हुआ है, और a + b की होल पावर 1 है, तो इसमें 1 2 टर्म्स है, साथ ही साथ में टर्म्स के साथ उनके कोएफिशिएंट भी हैं। यहाँ पे क्या है, a का कोएफिशिएंट भी 1 होगा और b का भी 1, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। a के समय जो गुणांक है, a का गुणांक यहाँ पे 1 है और b का भी 1 है। और जब आप होल स्क्वायर खोलें, a + b का होल स्क्वायर या विस्तार खोल रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 1 2 3, यानी कि जो पहला पद है उसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 होगा, और जो दूसरा पद है यहाँ पे आपका 2 होगा कोएफिशिएंट, और तीसरे का 1 होगा। इसी टाइप से सर एक a + b का होल क्यों समझा रखा है, ये कैसे होगा सर, जैसे ये आ गया यहाँ पर 1 और 2 3, 2 और 1 3, और ये 1 फिर इधर चला जाता है। इस टाइप से आप आगे आगे बढ़ते रहेंगे। अब जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं, तो अब हम बच्चे को ये कहेंगे कि आपको फॉर्मूले ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस सूत्र को याद रखेंगे और ये कहीं पे भी मतलब हाईएस्ट पावर, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x + cos x का आप लोग 10 पावर खोलो या हर कहीं पे लागू हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चों को खासकर से जो हमारे बीजगणित या अलजेब्रिक फंक्शन वहाँ पे इसे यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सारा आप लोग यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो मैं आपको फोकस करूंगा, तो आप अपने बच्चे को कभी भी घर में a + b का होल स्क्वायर या a + b का जो होल क्यूब है याद करने के लिए कम करें। आप उसे कहेंगे बेटा गुणा करके कर ले, और जब एक बार क्लियर हो जाएगा तो आगे वो सबका निकालना सीख जाएगा। 11th में जाके उसके पास ये फॉर्मूला आएगा, लेकिन जब तक वो 10 तक रहता है उसे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो निकाल लेगा किसी को। अब सर लास्ट में यहाँ पे नोट लिखा हुआ कि a तथा b की घात का योग विस्तार के प्रत्येक पद में अचर रहता है। अचर का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं a + b का होल स्क्वायर खोलता हूं तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सर a की घात 2 है, यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं b की घात 2 है, लेकिन बीच में a और b है, तो यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे a की घात 1 और b की घात 1 है, तो a करे 2 हो गया। लेकिन आप लोग ये कहेंगे यहाँ पे a तो दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी b नहीं दिखाई दे रहा, तो b की घात हम 0 लेके चलते हैं, ताकि 2 मतलब इसकी पावर प्लस b की पावर 0, तो 2 + 0 यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 की घात 0 लिखा। अगर आप प्रत्येक पद में देखेंगे तो अचर 3 वाले में आपको 3 घात मिलेगी, जैसे यहाँ पे a की पावर 3 है, b है नहीं, तो b की पावर 0। ये जो लिखा हुआ कि विस्तार के प्रत्येक पद में a और b की घात का योग अचर रहेगा, यानी कि ये आपके बदलेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे 2 घात है, a की है 2 और 1 3, यहाँ पे b की घात 1 है, a की घात 2 है, 2 और 1 3। इस टाइप से आप लोग बच्चे को समझा सकते हैं। एक सर इसको ये बता जैसे हमारा ये देखते हैं ये a है ये b है, तो टोटल हमारे पास तो फर्स्ट इसकी पावर 2 हो रही है, उसके बाद पावर 1 हो रही है, और उसके बाद a की पावर 0 हो रही है। अगर हम इसको देखते हैं, a को देखते हैं पढ़ना, तो इसकी पावर यहाँ पर 2 है, और इसके बाद फिर यहाँ पर a की पावर यहाँ पर 1 हो गई, और यहाँ पर फिर 0। इसको अगर जो है कि राइट हैंड साइड में चलते हैं तो क्या हो रही पावर ये a की पावर घट रही है, और इसी को अगर जो है कि इधर से चलते हैं इसमें क्या हो रहा है b की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, b की 0। सर का कहने का मतलब ये सब कि यहाँ पे जो है a की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, एक एसेंडिंग ऑर्डर होगा, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, और दोनों का कांस्टेंट जो दोनों का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा, पावर का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा, एक एसेंडिंग और एक डिसेंडिंग में चलेगा। बस ये दोनों का जो सम इस फॉर्मूले को बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख सकते हैं बच्चे a² + b²। तो वहां पर वो वाली बात देखिए कि सम कांस्टेंट
सम जो है कांस्टेंट आएगा किसी भी टर्म में, जो सर बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। मैं राजवीर रावत, प्रवक्ता गणित, इंटर कॉलेज कलौली। मैं कैप्सूल ग्रुप नंबर 1 की तरफ से प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे ग्रुप के मेंबर्स सदस्यों के नाम आलोक चंद्र व्यास जी, बीपी बिजलवान जी, बीपी पटेल जी एंड मैम सरोजनी भंडारी। हम लोगों के संयुक्त प्रयास से ये कैप्सूल प्रिपेयर किया गया है और इस कैप्सूल का संबोध है आव्यूह का निरूपण। आव्यूह के निरूपण में अपेक्षित प्रतिफल है वो है कि इसके द्वारा आव्यूह के स्तंभ और पंक्ति का ज्ञान वो बच्चा रखता है और आव्यूह का जो क्रम और कोटि है उसको बता पाता है। इसके बाद आव्यूह के अवयवों की जानकारी रखता है, आव्यूह का निरूपण करता है और आव्यूह की अवधारणा को स्पष्ट करता है। इसके लिए जो संबोध से संबंधित अवधारणात्मक पूर्ण ज्ञान है बच्चे का, पूर्ण ज्ञान है वो है समुच्चय को जानता है बच्चा, सेट्स के बारे में उसकी उचित समझ है, वह टैबुलेशन से परिचित है, बच्चा आंकड़ों को सारणीबद्ध तरीके से प्रदर्शित करना जानता है, बच्चे को स्तंभ और पंक्तियों की जानकारी है, बच्चा सेट्स के दौरान कोष्ठकों की जानकारी भी रखता है। ये बच्चे का पूर्व ज्ञान है। और इस संबोध के प्रेजेंटेशन में जो बच्चे द्वारा संभावित त्रुटियां हैं उसमें बच्चा आव्यूह के क्रम को ज्ञात करने में, पंक्तियों एवं स्तंभों के क्रम को लिखने में त्रुटि करता है। तो इसके लिए जो संभावित समाधान ग्रुप द्वारा सुझाए गए हैं वो है कि आव्यूह के क्रम को लिखते समय पहले पंक्ति और फिर स्तंभ आता है, ये बच्चे को बताया जाएगा। उसको लिखकर उदाहरणों द्वारा इसका अभ्यास कराया जाएगा। उसके अतिरिक्त दूसरा बिंदु जो ग्रुप द्वारा आया है वो है आव्यूह के अवयवों के द्वि अनुलग्नक का पहला अंक पंक्तियों की संख्या व दूसरा अंक स्तंभों की संख्या को दर्शाए जाने में वो त्रुटि करता। बच्चे को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आव्यूह के अवयवों के द्वि अनुलग्नक का पहला अंक पंक्ति व दूसरा अंक स्तंभ आएगा, इस बात को समझाया जाएगा। बच्चे को आव्यूह के जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करने के लिए ये बताया जाएगा कि एक खोज की, उसके प्रयास में हमने आव्यूह विधि का एक निर्माण किया। बेसिक कॉन्सेप्ट आव्यूह का वो यही था और इसके अलावा जब इसके अनुप्रयोग और व्यावहारिक रूप से हुए तो अन्य क्षेत्रों में भी जो है आव्यूह का प्रयोग किया गया। जो एक्सेल सीट है वो एक्सेल सीट एक आव्यूह का एक परफेक्ट एग्जांपल है जिसमें रोज और कॉलम्स के ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेशन करके, बहुत सारे आंकड़ों का मैनिपुलेशन करके हम वांछित रिजल्ट प्राप्त करते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इसका आव्यूह का प्रयोग और इकोनॉमिक्स के फील्ड में किसी वस्तुओं की कीमत, कुछ वस्तुओं के मूल्य, संवर्धन, फिजिक्स में परावर्तन, अपवर्तन जैसी क्रियाओं में आव्यूह का प्रयोग, आव्यूह के माध्यम से हम उन गणनाओं को, उन आंकड़ों को सारणीबद्ध और गणनाओं को सरल कर पाते हैं। तो इस बात को बच्चे को बताया जाएगा। उसके बाद बच्चे को जो एक आव्यूह जो है वो लिखकर दिखाया जाएगा।
जैसे कि सामने बोर्ड पर है, ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो जो ऑर्डर है उसमें बच्चे को बताया जाएगा कि ये फर्स्ट, उसके बाद आव्यूह के प्रेजेंटेशन में बच्चे से कुछ एक्टिविटी कराई जाएगी। बच्चों से विभिन्न वस्तुओं के अलग अलग बच्चों को ये बताया जाएगा कि वो मार्केट से अलग अलग आर्टिकल्स लेके आते हैं, उनकी जो क्वांटिटी है उसकी क्वांटिटी को नोट कर करके एक आव्यूह का निर्माण किया जाएगा स्तंभों और पंक्तियों में। उसके लिए अगर आप बच्चे को एक आव्यूह का एग्जांपल देते हैं बोर्ड पर, तो हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो बच्चे से पूछ सकते हैं। जैसे एक आव्यूह का एग्जांपल है 2, 1, 3, ये आव्यूह के एलिमेंट्स हैं, अवयव। और जो अवयव है, जो पहला अवयव है, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को दर्शाता है। तो इस एलिमेंट का जो नोटेशन है, इसका नोटेशन आप लिख दीजिए। तो आव्यूह कि जो एलिमेंट्स का जो नोटेशन है वो बच्चे को समझाया जाएगा कि किस तरह से हम एक एलिमेंट्स के नोटेशन को रोज और कॉलम में दर्शाते हैं। और इसी प्रकार से हम आव्यूह का जो ऑर्डर है वो हम आव्यूह के बाहर ये आव्यूह का ऑर्डर 3x3, ये आव्यूह को इस ब्रैकेट में क्लोज करके ये सिंबल उसको बताया जाएगा कि इस सिंबल्स में हम आव्यूह को, क्योंकि वो कंफ्यूजन ना हो डिटर्मिनेंट्स, और अक्सर बच्चे डिटर्मिनेंट्स और आव्यूह के जो मैट्रिक्स है उसके सिंबल्स में भी कंफ्यूज होते हैं। तो उसको ये दिखाया जाएगा कि इसका जो सिंबल्स है वो किस तरह से आपने यूज करना है। एलिमेंट्स का नोटेशन है तो उसमें उसको सिखाया जाएगा कि जब पहला एलिमेंट है वो किस तरह से उस पहली रो और पहली पंक्ति को प्रदर्शित करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर आधारित प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। जैसे कि आव्यूह के स्तंभों की संख्या कितनी है, आव्यूह एक में पंक्तियों की संख्या कितनी है, आव्यूह का क्रम बताइए, आव्यूह एक का क्रम बताइए। तो क्रम जो ऑर्डर है वो 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, जिसमें ये स्पष्ट किया जाएगा कि पहले रोज और बाद में कॉलम, बाकी जो डिजिट है वो कॉलम को दर्शाती है। आव्यूह एक के अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो उस मैट्रिक्स में रोज और जो कॉलम्स हैं उसके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें टोटल जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो इनका प्रोडक्ट होगा। तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। आव्यूह ए का A31 का अवयव बताइए। अगर उसको एलिमेंट्स के नोटेशन की अच्छी समझ विकसित हो गई है तो वो इसका उत्तर दे पाने में सक्षम हो पाएगा कि A31 एलिमेंट्स कौन सा है। तो इसके माध्यम से बच्चे को आव्यूह के निर्माण, आव्यूह के अवयवों, आव्यूह के ऑर्डर्स की का ज्ञान कराया जाएगा। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से उसे आव्यूह के निर्माण में अवयवों, ऑर्डर, उसका जो संकेत चिन्ह है ये ब्रैकेट्स, और उसके अवयवों में जो हम प्रदर्शित करने के लिए रोज और पंक्ति का जो डिफरेंस देते हैं एलिमेंट्स में, उसका अभ्यास कराते हुए आव्यूह की अवधारणा को स्पष्ट किया जाएगा। इसके लिए जो संदर्भ स्रोत थे हमारे वो था नूतन प्रकाश लेखक मधुर गुप्ता, प्रश्न संख्या 67, NCERT कक्षा 11 विषय गणित की पाठ्य पुस्तक, और tiwariacademy.com/books एंड बायजूस ऐप, इनका इस्तेमाल करते हुए हमारे ग्रुप ने एक कैप्सूल तैयार किया। इसी के साथ मैं राजेश सिंह रावत आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ध्यान से सुना। थैंक यू।
जो नया कुछ सीखने को मिल रहा है उसको इतनी मतलब पेशेंस के साथ हम लोग सीख रहे हैं, तो ये बधाई के पात्र हैं आप सब लोग जो इतने विद्वान मंडली मेरे सामने बैठी हुई है। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप के मेरे ख्याल से सबके एक कैप्सूल्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। कोई ग्रुप ऐसा बचा हुआ है जिसकी कैप्सूल्स की रिकॉर्डिंग हो गया सबकी रिकॉर्डिंग? ओके। और उसके बाद आती है प्रोजेक्ट और सेमिनार में हमने कहा था कि प्रोजेक्ट या सेमिनार में से 5 यानी 5 चीजें जमा होनी है। आज अगर 3 सेमिनार हो गए तो 2 प्रोजेक्ट यानी टोटल 5 चीजें। तो कितने सेमिनार वाले जो एक सेमिनार मेरे ख्याल से सरकार यहाँ से प्रोजेक्ट जमा हुआ था, प्रोजेक्ट कितने लोगों का जो है वीडियोग्राफी हुई है? ग्रुप नंबर 5 से हमने जिस प्रोजेक्ट पे कार्य करा है उस प्रोजेक्ट का शीर्षक है समुच्चय को निरूपित करने की विधि। इसके जो उपयोग हैं वो है विभिन्न अवयवों को समुच्चय में निरूपित करना। इसका जो उद्देश्य इसमें देखिए, समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियाँ होती है। जो पहली विधि होती है वो होती है रोस्टर। तो रोस्टर विधि के जो स्टेप हैं, जो पहला स्टेप है कि जितने भी अवयव होते हैं उनको एक बार में लिखते हैं। जो आपके पास कोई शब्द हो या एलिमेंट्स दिए हुए हैं उन सभी अवयवों को एक बार लिखना है। सेकंड स्टेप में हम लोग करते क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगाते हैं। जो थर्ड स्टेप है इन सारे अवयवों को मंझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। ये विधि होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैथमेटिक्स, अगर इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है तो इसमें देखिए सबसे पहले एम आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर टी, फिर एच, फिर ई, ऐसे लिखा हुआ, फिर बचा आई, फिर सी, फिर एस, फिर इनके बीच स्टेप सेकंड, इनके बीच हम कॉमा लगाएंगे और इन सारे एलिमेंट्स को मंझले कोष्ठक में बंद कर देंगे। ये आपकी हुई रोस्टर विधि। सेकंड दूसरा होता है आपका समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि के भी 4 स्टेप होते हैं, ये बच्चों को समझाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी अवयवों को स्वेच्छ चर x, y, z इसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सेकंड हम क्या करते हैं, इसके बाद सच दैट कॉलन प्रयोग करते हैं और फिर इन सभी अवयवों का जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, सर्वनिष्ठ गुण होता है, उसको लिखते हैं। जैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें चावल है, चीनी है, दाल है, गाजर, ये सब क्या आ गया अवयव एलिमेंट्स हो गए। इस एलिमेंट्स को मैंने एक स्वेच्छ चर नाम दे दिया, x या y जो भी दे दिया। उसके बाद मैं सच दैट का साइन लगाऊंगा। फिर जो ये एलिमेंट्स है x बिलोंग टू खाद्य सामग्री, इस टाइप से हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि इस हॉल में बैठे हुए जितने मैथमेटिक्स के टीचर हैं कि बेटा इसको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखिए। तो मीन्स इसमें क्या सारे जो टीचर्स हैं उनको हमें एक चेयर नाम देते हैं, x कर दिया, उसके बाद हमने कॉलन का साइन लगा दिया, फिर x बिलोंग टू ऑल मैथमेटिक्स लेक्चरर। थैंक क्वेश्चंस? प्रोजेक्ट की अवधारणा मेरे मन में गलत है। यह जो प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है उसमें कहीं प्रॉब्लम है। अब इससे पहले भी प्रेजेंटेशन हुआ है प्रोजेक्ट का, तो कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है एक लेक्चर एक प्रोजेक्ट, क्या इसी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोजेक्ट को जैसे कि हम कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा बताया जा रहा है, एलाबोरेट किया जा रहा है? इसमें कोई प्रकाश डाल पाए? मेरे ख्याल से विचार शायद आप लोगों के पास मैम ज़्यादा कुछ बताएंगे इसके बारे में। सर उसके लिए प्रोजेक्ट वाकई एक बहुत डीप थिंग है और उसके अंदर हम जब जाएंगे तो उसके लिए जो आपको टाइम दिया जा रहा है ना, वो टाइम ड्यूरेशन देखिए। सुबह तो हमने कैप्सूल बनाया और आप कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट करिए, तो वो बहुत अच्छा है कि इतनी जल्दी हम विद इन टाइम कुछ दे पा रहे हैं। अदरवाइज देनी चाहिए, उसके लिए तो कम से कम 5-6 दिन हमें चाहिए। और जब हम 5 से ज़्यादा भी हो सकता नहीं। हालांकि सबसे अच्छी अवधारणा कि समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, सबसे अच्छा पॉइंट वो कुछ नहीं है। बिल्कुल। हम कभी मैं 2 शब्द आगे बोलना चाहूँगा। सभी लोगों को नमस्कार। गणित विषय में सेमिनार में आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, आज गणित दिवस है और इस प्रशिक्षण के उद्घाटन के दिन हमारे एमडी सर ध्यानी जी ने हमारे ध्यानी जी ने कहा था कि गणित विषय में क्या भास्कराचार्य द्वारा लिखित जो पुस्तक लीलावती है, क्या उसके प्रश्न उनका हम उच्चारण क्लास में करते हैं, क्या उसका प्रयोग करते हैं कि ताकि गणित विषय हमारा रोचक हो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सेमिनार में जो आज विषय है वो भास्कराचार्य की जो पुस्तक लीलावती है उसके कुछ सवाल हैं। तो इस सेमिनार में वो विषय होगा और इस विषय में इस सेमिनार में हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री राणा जी हैं,
मैनेजर हमारे श्री उनियाल जी हैं और व्यवस्थापक हमारे क्या है नाम मनोज जी हैं और मैं स्पीकर सुमन लाल गौड़, प्रवक्ता गणित जीआईसी चिन्ह। हमारे जो पूर्वज गणितज्ञों के पूर्वज हैं श्रीनिवास रामानुजम, उनका जन्मदिन भी है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो और गणितज्ञ हुए हैं भास्कराचार्य, उनकी एक पुस्तक लीलावती है, उसके कुछ प्रश्न हैं। यदि हम उन प्रश्नों उस किताब के कुछ प्रश्नों का उपयोग करके अपने गणित शिक्षण को आगे बढ़ाएं तो शायद मेरे देखने से गणित विषय छात्रों में एक रोचक विषय के रूप में तैयार होगा। उसका एक सवाल है जो कि रैखिक एक चर और रैखिक समीकरण में है। तो भास्कराचार्य ने एक कविता के रूप में लिखा है, उन्होंने कल्पना की है कि एक बार श्री कृष्ण और राधिका आपस में मजाक कर रहे थे, हार विहार कर रहे थे। तो हार विहार में ही जो है राधा के गले में जो हीरों की जो माला थी वो टूट जाती है और टूटने पर वो जो उसके हीरे हैं वो कहाँ कहाँ गिरते हैं। उन्होंने कविता के रूप में उसको कहा है और ये बताया लास्ट में कि बताओ आप कि इस माला में कितने मूंगे रहे हैं। उसका विवरण इस प्रकार से है कि एक समय भानुसुता के हार बिहार में टूट गए, 37 सेज 63 आंचल 70 ग्वालिन लूट ले, अर्थ गिरे बस धातल पर नवभाग सुभागन फूट गए, प्रिय पंचम अंश चुरा लियो कहू केतिक मोतिन मान रहे। अर्थात उन्होंने इस जो हम बच्चों को एक चर और रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सिखाते हैं, यदि सॉल्व करने से पहले यदि हम बच्चों के सामने ऐसे प्रश्नों को प्रस्तुत करें कि बेटा जैसे ये समस्या है कि श्री कृष्ण और राधा आपस में मजाक कर रहे थे और मजाक करते करते जो राधे की गले की जो माला वो टूट जाती है और उसके जो मूंगे हैं उसमें एक समय विश्वभानु जो है राधा के माँ का पिता का नाम है विश्वभानुसुता, बेटी के हार यानी माला बिहार में मजाक में टूट गए। उसमें जो मोती थे वो 37 सेज में गिर गए, 37 सेज 63 आंचल में गिरे, 37 सेज 63 आंचल 70 ग्वालिन लूट लिए और जो आसपास जो ग्वाले थे 70 उन्होंने लूट लिए। अर्ध गिरे बस दातल पर जो कुल मूंगे थे उसकी आधी संख्या अर्ध गिरे बस दातल पर 9 भाग सुभागन फूट गए और उसकी जो कुल संख्या थी उसका 9वां हिस्सा टूट गए। फिर पंचम अंश चुरा लियो और जो श्री कृष्ण है उन्होंने मजाक में कुल माला के 5 अंश जो है इनको चुरा दिया। तो बताइए कि इस माला में कितने मूंगे थे। ऐसे प्रश्नों से जब उद्घाटन करेंगे संभवतः बच्चों के अंदर एक चर और रैखिक समीकरण को सीखने की जो थोड़ा इच्छा जागृत होगी। उसी प्रकार में एक सवाल ज्यामिति में बताया है, ज्यामिति में कि कैसे हम बच्चों में ज्यामिति के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करें। वो एक बार उन्होंने कहा है कि एक बार एक राजा किसी माली के बगीचे में जाता है और उस बगीचे में उसको एक पुष्प एक फूल जो बहुत अच्छा पसंद आता है। तो वो माली से कहता है कि मुझे इस फूल के एक ऐसा बगीचा बना जिसकी शर्त वो रखता है कि आपको ऐसी रचना करनी है कि पेड़ों की संख्या पंक्तियों की संख्या भी कोई होनी चाहिए जो मैं कहूँगा। तो वो कहता है उसमें एक शब्द आएगा सजर, एक उर्दू का शब्द है कि हे बागवान एक बाग रच, बागवानी माली एक बाग रच ऐसा बगीचा बना जिसमें सजर 19 हो, सजर मानी पेड़, जिसमें पेड़ों की संख्या 19 हो, 5-5 की 9 कतारें बाग में मौजूद हों। अर्थात कि बागवान एक मालिक एक ऐसा बगीचा बना जिसमें पेड़ों की संख्या कुल 19 हो और पंक्तियों की संख्या कितने हो 9 हो और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 5 हो। हे बागवान एक बाग रच जिसमें सजर 19 हो, 5-5 की 9 कतारें बाग में मौजूद हो। तो इस ढंग से इसको चाहे तो हम ड्राइव कर भी सकते हैं, दो इसके आंसर हैं। तो इस ढंग से यदि हम बच्चों के सामने
काव्य के रूप में या और विधा के रूप में यदि गणित को पढ़ाएं तो मेरे दिन से शायद बच्चों के अंदर गणित के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में प्रेजेंटेशन मैं किस रूप में बोलूं? आप लोग इसको देखिएगा, माना जैसे दोहे के माध्यम से, इस माध्यम से बताया है हमारे गौड़ जी ने, इसी प्रकार जैसे हम मैथ्स को छोटे आंगिक रूप में बच्चों को बताते हैं, जैसे संक्रियाओं के बारे में कहा गया, पहले का को कीजिए भुजा भागाहार, फिर ऋणधन को कीजिए ये गणित की सार। तो इसी प्रकार से बच्चों के अंदर जो जिस प्रकार के मतलब गणित के वो स्किल्स को जो है डेवलप किया जा सकता है। धन्यवाद। यहाँ पे बोला गया कि गणित को हम किस ढंग से आसान बनाएं। बच्चों के अंदर थोड़ा डर रहता है कि भाई गणित है और फोबिया कैसे रहता है, वे हम गणित लेंगे बहुत दूर बात। तो जैसे अभी हमारे गौरतन में दोहों के द्वारा मतलब वो बताया गया बच्चों को, बच्चों के अंदर रोटी में उत्साह आता है, इंटरेस्ट क्या किस ढंग से ये बोल रहे हैं, तो इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। और बाकी ये कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए टीचर्स, जैसे लोग कहते हैं टीचर्स ने पढ़ाई जो भी है, गार्जियंस का, टीचर्स का और बच्चे का, तीनों का योगदान होना बहुत जरूरी है। और उनको समय समय पर उनको क्या है मोटिवेशन करना चाहिए उनका कि भाई गणित इतना ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ ये सोचने की हुई चीज़ आप सोचेंगे उस हिसाब से आपको चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया जो है एक ग्रुप के। Hello, classmates. Welcome you all in this conference session. First of all, I request President, please grant me permission for this matter. Granted permission. Thank you, sir. Our topic was how to make maths class interesting and motivating. First point is make it meaningful. Means we should make maths meaningful to students. Number 2, start with concrete example. Leave the abstract concept. Abstract concept means those concepts which is not useful for the student for exam. Third, start with interesting real world problem. These problems connection is those questions which is meaningful for the students so that they can get benefit from these questions. Number 4, use computer to the difficult work. It means we should use ICT in a computer program. Number 5, creativity among the students so that they may be active for their learning method. Engage your students. Ask more interesting questions. Here are some questions. How to motivate students in maths so that they can get more interesting. Its solution is number 1, making connection to everyday life. Number 2, outdoor environment. We should create outdoor environment among the students. Number 3,
intrinsic and extrinsic motivation. We should motivate students. Intrinsic means internally. We should internally motivate. Extrinsic outernally. We should motivate them internally and outernally so that they can get easily to their solution. A mistake are okay. Class culture. Often we see that a student makes mistakes. Then there are some possibilities that they may be demoralized. But we should motivate to them. Mistakes are okay. That is generally in a class. That is often happen. So they should be motivated this type. Charitable opportunity. We should create charitable opportunity. Number 2 problem. What are the problem? How can make class interesting? Solution. Number 1 solution. Incorporate mystery into your lesson. We should make our lessons more interesting. And even so, we ourselves should pre-exercise in our lesson so that we can get more beneficiary results. Don't repeat classroom material. Third, create classroom games so that students cannot get bored easily. So we should create such type of environment, classroom games environment. They can easily get up on their interesting method. Give our student choice. Use technology. Keep silent. More and more, make your lesson interesting. Next problem. What are methods used to teach maths so that it can become more interesting? Method for quality maths instruction, including using real visual making connection. It means that we should apply computer's knowledge among the student so that they can get the creativity using formative assessment. Formative assessment conduct more and more so that positive result may be achieved. And teaching strategic thinking. We should change our strategy by making change again and again in our strategy. There are some possibilities that the student may get up to their problem. Number 4 problem. How do you motivating student? You learn. Become role model for a student interest. What a student wants, we should make our role model according to students' desire. It means get to know
your student use example freely so that they can easily get up to their problem. Active teaching activity, we should do active teaching activity so that they can easily get the sound environment. Thanks the participant who involved in this conference is Mr. Srichand GSC Mori. Yes, here is his list. Srichand GSC Mori as a manager, and Suresh Chauhan, lecturer in maths, GSC Arakot as a president, and Mr. Anmol Prakash Chauhan, lecturer in maths, GSC Network, and BT Vishwaji, GSC Uttarkashi, and Abhishek Rathodi, GSC Shore. Thank you, sir. On the behalf of Abhishek Rathodi, GSC Shore, on the behalf of thank you, sir. आज के सेमिनार पर अपने विचार रखे हमारे साथी, हमारे जो वक्ता थे अनमोल चौहान जी ने। बहुत बड़ा विषय है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया इन्होंने। और जो मेन बात है, आप सब हम सब ये डेली फेस करते हैं कि मैथ्स का जो डर बना हुआ है बच्चों के अंदर शुरू से, वही लेके वो हमारे पास आता है। वो उसे सबसे सही तरीका जो मेरे हिसाब से लगता है, जो इस बात में कही है कि उसकी जो रूटीन लाइफ है, जो डे टू डे लाइफ है, उसमें मैथ्स भरी पड़ी है। सुबह से शाम तक वो मैथ्स से ही होता है। दुनिया में आने के साथ ही, जैसा हमारा एनसीएफ 2005 का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि बच्चा जब प्रवेश लेता है स्कूल में तो अपनी कुछ जो उसकी बेसिक जानकारियों के साथ आता है। पहले का कॉन्सेप्ट कुछ और था, अब हम कहते हैं कि वो अपनी तैयारियों के साथ आता है। वो एक बीज के तरह है, जैसे मॉडर्न उसमें हम बात करते हैं, यानी वो जो है अपनी नेचुरल योग्यताओं के साथ ही वो विद्यालय में आता है। तो वो मैथ्स से जुड़ी हो, उसको मैथ्स के साथ हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत बारीकी से हमारे साथी ने रखी। मैं उनको अपना धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और बाकी आपके सुझाव आमंत्रित है इस पर, क्योंकि ये बहुत किसी के पास अनुभव हो तो मैं थोड़ा सा ये से आप सभी के समक्ष प्रोजेक्ट कार्य जो हमारे द्वारा किया गया है उसके ऊपर थोड़ा सा विस्तारपूर्वक चर्चा करने के लिए आया हूँ। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शीर्षक की। तो जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि आव्यूह जब हम पढ़ाते हैं तो उसका दैनिक जीवन में उपयोग, ये एक बच्चों को थोड़ा हम क्लियर नहीं करा पाते, या जब हम इससे संबंधित प्रश्न करते हैं अपनी प्रश्नावली में आव्यूह से संबंधित, तो बच्चे उसमें आव्यूह का फॉर्मेशन करने में, उसको वैल्यूज निकालने में काफ़ी परेशानी महसूस करते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। और इस प्रोजेक्ट का जो भूमिका है कि छात्र छात्राओं को दैनिक जीवन में आव्यूह का अनुप्रयोग करने में, समस्याओं को हल करने में प्रोत्साहित करना, ये इसकी भूमिका है। और इसका औचित्य क्या है, ये मैंने क्यों बनाया है, इसका कारण है कि छात्र छात्राओं को आव्यूह का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग करने पर कठिनाई का अनुभव करते हैं, इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को छात्र छात्राओं के माध्यम से करवाया है। इसमें जो उद्देश्य क्या रहेगा, उद्देश्य यह है कि छात्र छात्राएं आव्यूह का व्यवहारिक रूप जान सकेंगे, वह उसका विभिन्न आयामों में अनुप्रयोग कर सकेंगे। समयावधि इसमें मैंने 1 दिन की ली है। और इसकी जो उपाध्यता है, उपाध्यता यह है कि आव्यूह से संबंधित व्यवहारिक प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलेगी। अब इसकी विस्तृत रूपरेखा की जांच कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें अंदर हम बच्चों से करवाएंगे। तो इसके लिए मैंने बच्चों का समूह तैयार किया जिसमें 15 से 20 बच्चे थे और उन सबको बाजार में भेजा
1 दिन का इसके प्रोजेक्ट की अवधि है, तो एक दिन बच्चे संडे के दिन जाएंगे और उस दिन वो विभिन्न अलग अलग दुकानदारों के पास जाकर किसी भी मूल्य, किसी भी चीज का या वस्तु का मूल्य पूछेंगे। मान लीजिए वो शॉप नंबर 1 पर गए, शॉप नंबर 2 और शॉप नंबर 3, 3 दुकानों पर गए और आजकल जो कुछ भी वस्तु ले लेते हैं हम, अदरक, जो कि आजकल चाय वाय में डालने का ज्यादा चल रहा है, तो अदरक का मूल्य प्राप्त करने के लिए मैंने तीनों जगह भेजा। यहाँ पर बच्चों को एक शॉप से पता लगा 100 रुपए किलो, दूसरी से उसको पता लगा 90 रुपए किलो और तीसरी से उसको पता लगा 80 रुपए किलो। तो इस तरीके से बच्चों से या छात्र छात्राओं से हमने आयु का निर्माण करना उनको सिखाया। फिर दूसरी चीज हमने चीनी का मूल्य लिया। चीनी 30 रुपए किलो, 25 रुपए किलो और 35 रुपए किलो, इस तरीके से मिली जो रेट उनको पता लगे। और लास्ट सब्जी थी आलू। आलू से हमने 45, 40 और 30। तो इस तरीके से मूल्य जब वो लेकर आए तो हमने उनसे क्लास में आके उससे आव्यूह का निर्माण करवाया। और आव्यूह का निर्माण कराने में उनको पंक्ति और स्तंभों का ज्ञान हुआ कि हम पंक्ति कब बनाएंगे और स्तंभ किस तरीके से उसका निर्माण कर सकते हैं। तो उनकी पहली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है कि हम दैनिक जीवन में वस्तुओं के मूल्य से वस्तुओं का निर्धारण करके उनका आव्यूह के रूप में कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे चर्चा बढ़ाई तो हम बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास अदरक खरीदने के लिए 100 रुपए हैं, चीनी खरीदने के लिए 200 रुपए हैं और आलू खरीदने के लिए 250 रुपए हैं। तो तुम ये रुपए लेकर जाओगे तो कितनी मात्रा में चीजें खरीद सकते हो। तो ये पूरा का पूरा एक आव्यूह के सिस्टम से हम इसको तैयार कर सकते हैं। ये आव्यूह यहाँ पर लिख देंगे 100, 90, 80, 30, 25, 35, 45, 40, 30 और मान लीजिए जो मात्रा है वो हमने लिख दी x, y, z और उनके सामने जो हमने उनको पैसे दिए थे, जो धनराशि दी थी 100, 200, 250। तो व्यवहारिक रूप हम इनसे यहाँ से x और y और z के मान निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम एक दैनिक जीवन का उपयोग करते हुए, समस्या का उपयोग करते हुए और उसमें आव्यूह को जोड़कर उनसे मात्राओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ इससे ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा दुकानदार हमारे लिए फायदेमंद है, किससे हम चीजें खरीदें, किससे नहीं चीजें खरीदें। चूंकि एक व्यवस्थित सारणी हमें प्राप्त हो गई है तो ये उनका महत्वपूर्ण योग है आव्यूह का दैनिक जीवन। धन्यवाद।